आप सभी YouTube दर्शकों को और श्रोताओं को डॉक्टर विनोद जैन का नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे बूस्टिंग योर इम्यूनिटी, मतलब रोग से लड़ने की क्षमता में बढ़ोतरी। आजकल कोरोना का काल चल रहा है। ये विषय बहुत प्रासंगिक है। हम सभी को ये मालूम होना चाहिए कि हम सब इस काल में अपने अंदर किस प्रकार से रोग से लड़ने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा, ये कोरोना काल एक दिन समाप्त हो जाएगा, परंतु आपके अंदर रोग से लड़ने की क्षमता हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। यह आपको न केवल आज के समय में बल्कि हमेशा के लिए रोग से होने से बचा सकती है। अगर हम बात करें कोरोना की, तो 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को एक महामारी घोषित किया था। कल के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विश्व में इस समय 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। भारतवर्ष में यह संख्या लगभग 12,87,000 के आसपास है। आज ये संख्या और बढ़ गई होगी। यहां पर आप ये समझिए कि यद्यपि हम विकासशील देश हैं और जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका, इटली, फ्रांस, इन सब के मुकाबले हमारी मृत्यु दर कहीं अधिक कम है। यह 2.7% है, जबकि इटली और फ्रांस में 100 में से 10 लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हमारे वहां 2 से 3 लोग ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों है? एक तो आप यह कह सकते हैं कि उन्होंने इस डिजीज को सीरियसली नहीं लिया, और दूसरा हम यह भी कह सकते हैं कि हमारे अंदर रोग से लड़ने की क्षमता उनके मुकाबले अधिक थी, चाहे हमारी जीवन शैली रही हो, चाहे हमारा खान पान रहा हो। आवश्यकता यह है कि हम अपनी मजबूती को पहचानें और उसको और बढ़ाएं। ये देखा गया है कि जो कोरोना की बीमारी है वो ज्यादा घातक होती है उन व्यक्तियों में जिनके अंदर रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है, यानी कि जिनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है। ऐसे व्यक्ति जिनमें डायबिटीज है, या पुरानी गुर्दे की बीमारी है, या किसी भी कारण से उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनमें यदि कोरोना का संक्रमण हो गया है तो उसके घातक होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति जिनका अंग प्रत्यारोपण हो चुका हो, या कैंसर के व्यक्ति हो, कैंसर की कीमोथेरेपी चल रही हो, कुपोषण का शिकार हो, यहां तक कि उच्च रक्तचाप वाले, ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है, या 10 वर्ष से कम आयु के अथवा 65 वर्ष से ऊपर की आयु के, ये सभी व्यक्ति ऐसे लोग हैं जिनमें इम्यून पावर कम होती है। ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्तियों को अपने प्रति और अधिक सचेत रहना है। जो बातें हम यहां कहने जा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को इन पर और अधिक ध्यान देना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये इम्यूनिटी होती क्या है। आप में से अधिकांश ये बात जानते होंगे, मगर जो नहीं जानते उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे ब्लड में 3 तरह की सेल्स होती हैं: रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट। इसमें जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, यानी कि श्वेत
कणिकाएं, ये हमारी इम्यून पावर को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। अगर इनकी संख्या ज़्यादा होगी तो हमारी रोग से लड़ने की क्षमता भी ज़्यादा होगी। यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि ये टी सेल्स क्या होती हैं, क्योंकि इनको बगैर समझे आप हमारी आगे की बात को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। मैं यहाँ आपको यह भी समझाने का प्रयास करूँगा कि वैज्ञानिक आधार है, जो भी मैं आपसे बातें बता रहा हूँ उन सब का वैज्ञानिक आधार है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन सब की पुष्टि हो चुकी है। तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो दो प्रकार की होती हैं, टी सेल्स और बी सेल्स। इसमें जो टी सेल्स होती हैं, ये टी सेल्स हमारी इम्यून पावर को बढ़ाने में अधिक मददगार होती हैं। स्ट्रेस हार्मोन उस समय उत्पन्न होते हैं जब हम फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस में होते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन टी सेल के फंक्शन को कम कर देते हैं। अब जब टी सेल का फंक्शन कम हो गया तो आपकी इम्यून पावर भी कम हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि यदि हमको फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस होगा तो भी हमारी इम्यून पावर कम हो जाएगी। फिर एक चीज आती है फ्री रेडिकल्स। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, कि ये फल खाओ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये तत्व खाओ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये कैप्सूल लो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो ये हैं क्या? हमारे अंदर जब हम किसी रोग से ग्रसित होते हैं या हमारी आयु बढ़ती जाती है तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये बढ़ते जाते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारी सामान्य कोशिकाओं को नष्ट करते जाते हैं। इनके नष्ट होने से हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। अब यदि हम एंटीऑक्सीडेंट पदार्थों का सेवन करेंगे या इन गुणों को अपने शरीर में विकसित करेंगे तो फ्री रेडिकल्स का प्रभाव हमारे शरीर पर कम होगा और हमें अधिक लाभ पहुंचेगा। किसी किसी में इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, कोई कोई इन्फेक्शन को रेजिस्ट कर लेता है। तो हमें यह भी देखना होगा कि हमारी क्षमता कैसी है। हमको अपनी क्षमता को बनाए रखना है, अपनी इम्यून पावर को बनाए रखना है और उसको हमेशा बढ़ाना है, जिससे कि जो हमारी ससेप्टेबिलिटी है इन्फेक्शन की वो हमेशा कम रहे। अगर हम बात करें कोरोना की तो अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बनी है। वैज्ञानिक प्रयासशील हैं, संभावना है कि जल्दी ही बन जाए, मगर कब बनेगी यह कोई नहीं जानता। कोई ऐसी औषधि नहीं आए जिससे यह पता चल जाए कि यह 100% ये बीमारी ठीक हो जाएगी उस औषधि से। तो ऐसी अवस्था में क्या हो सकता है? ऐसी अवस्था में केवल एक ही आशा की किरण है और वो ये है कि हम इस बीमारी से अपने आप को बचाएं और अपनी रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएं। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि हम अपने अंदर रोग से लड़ने की क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं। यदि आपके अंदर इम्यून पावर अच्छी है तो आप ये मान के चलिए कि आपको होने वाला संक्रमण आपका शरीर स्वयं नष्ट कर देगा। वो बहुत तरीकों से आप अपने इम्यून पावर को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला है साउंड स्लीप, यानी कि आपकी नींद भरपूर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 7 से 8 घंटे आपको रोज सोना है। आयु के साथ इसकी आवश्यकता घटती बढ़ती रहती है, परंतु 18 से 65 साल के बीच में प्रत्येक व्यक्ति को 7 से 8 घंटे दिन में जरूर सोना है। यदि कम आयु के हैं तो उनको और अधिक सोना है। अब सोने का सही समय क्या हो? तो ये देखा गया है कि दिन के प्रकाश में
हमारा शरीर ज्यादा क्रियाशील रहता है, और जैसे जैसे प्रकाश कम होता जाता है हमारे शरीर की क्रियाशीलता भी कम होती जाती है, मस्तिष्क की क्रियाशीलता भी कम होती जाती है। तो बेस्ट टाइम माना गया है रात में 10 से लेके सुबह 4 बजे तक, यानी कि जब जो हम 7 से 8 घंटा सो रहे हैं तो ये पीरियड जरूर कवर होना चाहिए। स्लीप फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने बताया है कि प्रत्येक अवस्था में रात में 12 बजे से पहले हर व्यक्ति को सो जाना चाहिए, और 11 बजे तो बिल्कुल ऊपरी लिमिट हो गई। तो यानी कि अगर हम 18 से 65 साल की आयु के हैं तो हमको 11 बजे से पहले पहले निश्चित रूप से सो जाना है, और उसमें आप 7 घंटे जोड़ लीजिए तो 6 बजे हमको जग जाना है। इससे अधिक देर नहीं करनी है। ये देखा गया है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे अंदर एक विशेष केमिकल तत्व प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें साइटोकिन कहते हैं। ये साइटोकिन हमारे शरीर की कोशिकाओं को बचाते हैं। ये साइटोकिन हमारे शरीर में रक्त के द्वारा विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं, और विभिन्न अंगों तक पहुंच के जो रोग के विषाणु हैं या जीवाणु हैं उनको मारते हैं। तो ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। स्लीप के समय, नींद के समय ये ज्यादा बनते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तो जो हमारी टी सेल्स हैं, WBC, जिनकी हमने चर्चा की थी, उनकी कार्यक्षमता और बढ़ती है। इसके मतलब यह हुआ कि सोने से हमारी इम्यून पावर बढ़ती है, साइटोकिन्स रिलीज होते हैं और टी सेल फंक्शन भी अच्छा होता है। साउंड स्लीप अगर हम लेते हैं तो जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो कम पैदा होते हैं। जब स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे कम होंगे शरीर में तो टी सेल्स का फंक्शन भी ज्यादा होगा। जब टी सेल्स का फंक्शन ज्यादा होगा तो हमारी इम्यून पावर ज्यादा होगी। इसलिए हमें ठीक से सोना है जिससे हम स्वस्थ रह सकें। सोते समय एक बात और होती है, जो दिन भर में कोशिकाओं की टूट फूट होती है वो टूट फूट का रिपेयर सोते समय होता है। यानी कि हमारे अंदर कोई भी बीमारी है, उसकी वजह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा है, तो वो नुकसान की भरपाई सोते समय होती है। यदि हम कम सोएंगे तो यह भरपाई पूरी नहीं हो पाएगी। हम बीमार से और बीमार हो जाएंगे, हमारी रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। शोध में देखा गया है कि यदि आप लगातार 3 दिन तक 5 घंटे सोते हैं तो इसका इंपैक्ट इतना होता है जैसे आप एक पूरी रात न सोए हों। कहने का मतलब यह है कि आप एक आध दिन तो चलो ठीक है, आपको आवश्यक कार्य था, आपने रात में कम सो लिया, मगर यह नियम ना बनाए। 7 से 8 घंटे की नींद ये अनिवार्य है रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में और बनाए रखने में। अब दूसरी बात आती है रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम। नियमित व्यायाम भी क्या होना चाहिए और कितनी देर का होना चाहिए? 30 से 40 मिनट तक नियमित व्यायाम करना है। यह बहुत जरूरी है। अगर हम इसको नियमित नहीं करेंगे तो हमारी रोग से लड़ने की क्षमता नहीं बढ़ेगी। अब इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। क्या क्या तरीके हो सकते हैं? जैसे आप साइकिलिंग करें, आप वॉकिंग करें, या आप कोई खेल खेलें, आउटडोर खेल खेलें, तो ये सब तरीके हो सकते हैं। वॉकिंग करते समय या साइकिलिंग करते समय आप कितना चलें और कितना दौड़ें,
यह भी जानना आवश्यक है। सामान्यतया एक व्यक्ति को 10,000 कदम प्रतिदिन चलने चाहिए। इसमें बहुत सारे ऐप्स आते हैं, आप सभी लोग इन ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए, अपने मोबाइल को अपने पास रखिए, रात तक आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका दिन कैसा बीता। 10,000 कदम एक सामान्य व्यक्ति को पूरे करने हैं। यदि किसी व्यक्ति में कोई बीमारी है, कोई हृदय रोग है या श्वास का रोग है, तो वो अपने क्षमता के अनुसार उसको कम कर सकता है, परंतु फिर भी 5,000 कदम तो हर एक व्यक्ति को चलने ही चाहिए। अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम लोग साइकिल चला सकते हैं। आगे आने से पहले आपको यह भी जानना पड़ेगा कि आखिरकार व्यायाम से हमें फर्क क्या पड़ता है। यह व्यायाम हमारे अंदर जिसे कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, यानी कि जो इन्फ्लेमेशन बॉडी में होता है विभिन्न जीवाणुओं द्वारा, विषाणुओं द्वारा, उनको कम करता है। यदि हम सी रिएक्टिव प्रोटीन की बात करें वैज्ञानिक दृष्टि से, तो एक्सरसाइज से सी रिएक्टिव प्रोटीन कम होता है, क्योंकि किसी भी इंफेक्शन में सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ जाता है और एक्सरसाइज करने से यह कम होता है। व्यायाम से हमारे अंदर की टी सेल्स, WBC सेल्स, ये बढ़ जाती हैं, इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो जब इनकी संख्या ज्यादा होगी तो ये ज्यादा जीवाणुओं को मारने में कारगर होंगी, ज्यादा विषाणुओं को मारने में कारगर होंगी, तो हमारे अंदर इम्यून पावर अच्छी होगी। एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस हार्मोन भी कम होते हैं, और स्ट्रेस हार्मोन आपको पता ही है कि टी सेल के फंक्शन को कम करते हैं। तो जब स्ट्रेस हार्मोन कम होंगे तो टी सेल्स हमारी ज्यादा अच्छा काम करेंगी, हमारी इम्यून पावर ज्यादा अच्छी होगी। एक बात और आप सब महसूस करते होंगे, जब हम कोई कसरत या व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर का रक्त संचार बढ़ जाता है। जो हमारे शरीर में लसिका है, लिम्फ है, उसका फ्लो बढ़ जाता है। इनके माध्यम से हमारे अंदर WBC का जब संचार बढ़ जाएगा तो यह WBC जल्दी से जाकर कोने कोने से छुपे हुए जीवाणुओं और विषाणुओं को मार देंगी, और जल्दी मार देंगी। इसलिए हमको नियमित व्यायाम करना है। मगर यहां पर यह भी ध्यान रखिए कि हमको ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी है। अगर आप ओवर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको नुकसान पहुंच सकता है, आपकी इम्यून पावर कम हो सकती है। शोध के द्वारा देखा गया है कि यदि आप 1.5 घंटे से ज्यादा कसरत करते हैं, अपने आप को ज्यादा थकाते हैं, तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपकी इम्यून पावर में कमी आने लगती है। तो हमें इस बात को स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि हमें क्या क्या प्रक्रिया करनी है और कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है। चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो 10,000 कदम हो, ये हमको रोज करना है। अब आप सोचिए कि आप आजकल लॉकडाउन पीरियड में आपको बाहर जाने की पाबंदी है, या मान लीजिए कोई क्वारंटीन में होगा, उसको पाबंदी है, तो वो कसरत कैसे करे? ये आप सोच सकते हैं। आपके पास टीवी है, टीवी को ऑन करिए, उसमें विभिन्न प्रकार के एक्सरसाइज के वीडियोस हैं यूट्यूब पर, उसमें जुम्बा क्लासेस हैं, उनको ऑन करके देखिए, उनको देख के कसरत करिए। अपने घर के कमरे में ही कर सकते हैं, मगर यह बात ध्यान देनी आवश्यक है कि जब आप कमरे में कसरत कर रहे हों तो खिड़कियां और दरवाजे खुले हों और कमरा हवादार हो। चलते समय आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, यह भी जरूरी है। 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यह आपकी स्पीड अगर होगी तभी आपको इसका समुचित लाभ मिलेगा। मैं यहां बताना चाहूंगा कि यदि आप चलते हुए पूरी राग के साथ गाना गा सकते हैं तो आपकी स्पीड अच्छी नहीं है,
और अगर आप चलते हुए आप अपने साथी से ठीक से बात नहीं कर पाते हैं तो ये आपकी स्पीड ज़्यादा है। तो ऐसे आप अपनी स्पीड को रेगुलेट कर सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा है एक्सरसाइज इज हाउसकीपर। क्या मतलब हुआ? जरा सोचिए कि आप अपने फ्लैट में या घर में रहते हैं और आपके घर की सफाई झाड़ू पोछा करने के लिए एक व्यक्ति रोज आता है। तो अगर वो व्यक्ति रोज नहीं आएगा तो क्या होगा? घर गंदा हो जाएगा। ज्यादा दिन नहीं आएगा तो और गंदा हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जीवाणु और विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब हमारे अंदर घर कर रहे होते हैं। यदि हम इनकी सफाई नहीं करेंगे, अपना रक्त संचार बढ़ाकर अपनी WBC के द्वारा इनको साफ नहीं करेंगे तो ये छुप कर हमारे शरीर पर वार करेंगे और हमको बीमार बना देंगे। तो एक्सरसाइज बेसिकली आपका हाउसकीपर है। शरीर आपका एक घर है और उस घर को साफ करने में एक्सरसाइज से, व्यायाम से पूरी मदद मिलती है। अब आते हैं हेल्दी फूड और फूड हैबिट्स। आप इस विषय से भली भांति परिचित होंगे। क्या आपने सोचा है कि खाने का सबसे अच्छा समय क्या होना चाहिए? सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर अंदर आप सुबह का नाश्ता कर लें। यानी कि अगर सूर्योदय 6 बजे सवेरे होता है तो 8 बजे से पहले पहले नाश्ता कर लेना चाहिए और ये सबसे हैवी होना चाहिए। और सूर्यास्त के 2 घंटे के अंदर अंदर आपको रात का खाना खा लेना है। अगर 6 बजे सूर्यास्त होता है तो 8 बजे के अंदर अंदर आपको रात का खाना खा लेना है। हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे कि हमारा खाना भली भांति पच जाए। अब कैसे जानेंगे कि जो हम भोजन कर रहे हैं वो संतुलित है अथवा नहीं? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आप सभी सहमत होंगे कि कोई एक व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण नहीं है। एक व्यक्ति का गुण जब दूसरे व्यक्ति के गुण से मिलता है तो दोनों मिलकर ज्यादा संपूर्ण हो जाते हैं। कुछ इसी प्रकार की चीज आपके खाने में भी है। यदि आप सब्जी खाते समय सभी रंग की सब्जियों का सेवन करते हैं, मतलब गाजर है, हरी पत्ते की सब्जी है, मूली है, प्याज है, आलू है, टमाटर है, चुकंदर है, सब रंग की सब्जियों को अगर आप मिला लेंगे तो एक सब्जी का तत्व दूसरी सब्जी से पूरा हो जाएगा। आटे में सभी अनाजों का आटा मिला लें, मल्टीग्रेन आटा, जिसमें गेहूं भी हो, मक्का भी हो, ज्वार, बाजरा, रागी, तो आपके स्वास्थ्य के लिए यह हितकर होगा। सभी रंग के फल, पपीता, केला, अनार, सेब, अंगूर। कहने का मतलब यह है कि अगर आप सामान्य भाषा में समझें तो सभी रंगों का फल और सब्जी प्रयोग करने से और सभी अनाज को एक साथ खाने से एक दूसरे की कमी को पूरा कर सकेंगे और संतुलित भोजन करेंगे। दाल भी जब बनाएं तो पंचमेल दाल बनाएं। सारी अरहर, चना, मूंग, उड़द, मसूर सबको मिलाकर बनाएंगे या हफ्ते में दिन बांध लें। एक दिन एक प्रकार की दाल और दूसरे दिन दूसरे प्रकार की दाल। इस प्रकार से आपका भोजन संतुलित रहेगा। कोई जंक फूड नहीं खाना है। जो हमारे युवा वर्ग है उसके लिए खास तौर से यह संदेश है कि बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, छोला भटूरा, गुलाब जामुन, समोसा, इनके प्रयोग से जहां तक हो सके बचें। विटामिन सी। विटामिन सी एक बहुत जरूरी विटामिन है आपके रोग की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। नींबू में, संतरा, मौसमी, जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं इन सब में यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। इनका सेवन करना है। सबसे सस्ता आंवला होता है। आंवला का अचार, चटनी, मुरब्बा आप बनाइए, उसका प्रयोग कीजिए नियमित, भरपूर विटामिन सी मिलेगा। आजकल जन औषधि केंद्र जो प्रधानमंत्री
जन औषधि केंद्र है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा खुलवाई गई है। यहाँ पर बहुत कम पैसे में विटामिन सी और जिंक की मिली जुली टैबलेट आती है। ये 25 पैसे की एक गोली होती है। आप अपने ऊपर 25 पैसे खर्च कीजिए और नियमित रूप से रोज एक गोली ऐसी जिसमें विटामिन सी और जिंक मिला हो उसका प्रयोग करिए। आप निश्चित रूप से जानेंगे कि आपके अंदर रोग से लड़ने की क्षमता अधिक हो जाएगी। विटामिन डी के बारे में लोग समझते हैं कि यह केवल हड्डियों के लिए ही आवश्यक है। उसके लिए तो आवश्यक है ही, मगर आपकी रोग से लड़ने की क्षमता को भी विटामिन डी बढ़ाता है। आपकी इम्यून पावर को बढ़ाने में अत्यंत सहायक है। इसका सोर्स आपका खाना भी हो सकता है और नेचुरल सोर्स सनलाइट। खाने में विटामिन डी कम मिलता है, सनलाइट में ज्यादा मिलता है। तो वो व्यक्ति जो अधिकतर कमरों में रहते हैं या सूर्य की प्रकाश का सेवन नहीं करते, उनमें विटामिन डी कम होता है। एक सर्वे में पाया गया था कि भारतवर्ष में लगभग 70% लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। वो क्यों पाई जाती है, जरा गौर किया है आपने? क्योंकि हम लोग धूप का सेवन कम करते हैं। आपको धूप का सेवन अधिक करना है। धूप का सेवन करने के लिए एक नियम है, रूल ऑफ 40। मतलब क्या? एक साल में 40 दिन। अब साल में कितने इतवार होते हैं? साल में 52 इतवार होते हैं। हर इतवार को आप धूप का सेवन कर सकते हैं और करना चाहिए। एक दिन में 40 मिनट और आपके शरीर का 40% हिस्सा खुला हो, तो 40 दिन तो आपको समझ में आ गए, 40 मिनट समझ में आ गए। अब ये कैसे मालूम करें कि हमारे शरीर का 40% हिस्सा खुला है अथवा नहीं? यदि आपने सिर के ऊपर टोपी नहीं पहन रखी है और कटी बाह की कोई टी शर्ट पहन रखी है तथा घुटनों तक आपके कपड़े उठे हैं, आपने अपने पैंट को या सलवार को घुटनों तक उठा लिया है और आप धूप में बैठ गए हैं, तो आपको प्रचुर मात्रा में विटामिन डी मिल रहा है। क्या यह मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इतवार को या जिस दिन आपका ऑफ हो उस दिन आप धूप में बैठिए, मोबाइल से जिसको मैसेज करना हो मैसेज करिए, कंप्यूटर पे काम करना हो काम करिए, कोई किताब पढ़नी हो, कोई म्यूजिक सुनना हो, जो भी करना हो करिए, मगर धूप का सेवन जरूर करिए। किसी दिन आप 40 मिनट नहीं बैठ पाते, केवल 20 ही मिनट बैठ पाते हैं, तो 40 दिन की बजाय आप 80 दिन बैठ जाइए। ये आपके ऊपर है। किस समय बैठना चाहिए? सुबेरे प्रातः काल 6 से 8 बजे का समय सबसे उपयोगी होता है। दोपहर की धूप में नहीं बैठना चाहिए, इससे सनबर्न हो जाता है। तो इसलिए प्रातः काल की धूप को सेवन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि लोग विटामिन डी को हड्डियों से जोड़कर देखते हैं। यह सत्य भी है। पहले विटामिन डी को हड्डियों की स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जाता था और आज भी देखा जाता है, परंतु नवीनतम शोध से यह सिद्ध हो चुका है कि विटामिन डी आपके हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी सहायक है, गुर्दे के स्वास्थ्य के लिए भी सहायक है, मांसपेशियों के लिए भी सहायक है और इम्यून पावर बढ़ाने में तो बहुत ज्यादा सहायक है। तो विटामिन डी का भरपूर सेवन कीजिए, अपने आप को रोगों से बचाइए। हाइड्रेशन मतलब हम लोग नियमित मात्रा में ठीक से पानी पिए। अब जरा सोचिए कि आप एक घर साफ करने चले हैं और घर साफ करने के लिए पानी की कमी है, तो क्या आप घर ठीक से साफ कर पाएंगे? नहीं साफ कर पाएंगे। इसी प्रकार से अगर रक्त कोशिकाओं को, WBC को, टी सेल को आपको पहुंचाना है अंग अंग में सब जगह, तो आपके अंदर रक्त की कमी नहीं होनी चाहिए।
आपके अंदर लिम्फ का फ्लो बराबर होना चाहिए। अगर हमारे अंदर रक्त की मात्रा प्रचुर मात्रा में है, उसमें कमी नहीं है, तो वो नेचुरली सामान्य रूप से टॉक्सिन्स को शरीर के बाहर निकाल देगा। और अगर हमने कम पानी पिया है, हमारा शरीर डिहाइड्रेटेड है, पानी की कमी है, तो हम अपने शरीर को ठीक प्रकार से साफ नहीं कर पाएंगे, रोगाणुओं से मुक्त नहीं कर पाएंगे और हमारे अंदर बीमारियों का जन्म होने लगेगा। सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन आप यह भी समझ लीजिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह सिद्ध हो चुका है कि सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य आपके अंदर पैदा होने वाले स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है। और ये आप पहले जान ही चुके हैं कि स्ट्रेस हार्मोन अगर अधिक होंगे तो आपकी टी सेल यानी कि जो कोशिका इम्यून पावर को बढ़ाने में सहयोग देती है वो कम काम करेगी, और अगर आपकी स्ट्रेस हार्मोन कम होंगे तो वो कोशिका अधिक काम करेगी। तो आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आपको जो म्यूजिक अच्छी लगती है वो म्यूजिक सुने, जो किताब अच्छी लगती है वो किताब पढ़ें। आपके अंदर कोई राइटिंग क्षमता है, राइटिंग क्षमता को विकासशील करें, पेंटिंग बनाएं या कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी, जैसे कोई क्राफ्ट वर्क आप जानते हैं, क्राफ्ट वर्क करें। कुछ समय अपने मस्तिष्क को आराम दें जिससे कि आपका मानसिक स्वास्थ्य सही रहे, हर समय चिंता युक्त न रहें। घर परिवार में हैं तो डिस्कशंस हेल्दी होने चाहिए, चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए, सब लोग हंसी खुशी रहें, मिलजुल के रहें, एक खुशहाल वातावरण रहे। ऐसा वातावरण ना हो जो भारीपन लेकर आता हो, जो चिंता का वातावरण लेकर आता हो। यदि ऐसा होगा तो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ेंगे और आपके द्वारा किया हुआ सारा प्रयास बेकार जाएगा, आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। आप यह भी कर सकते हैं कि अपने दोस्तों से बातें करें, मोबाइल का प्रयोग करें, दूर दराज के रिश्तेदारों जिनसे आपकी बहुत दिनों से बात नहीं हुई है उनसे बात कर सकते हैं, तो उनसे संबंध भी आपके अच्छे होंगे और आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। कुछ भी कर सकते हैं, यह आपको अपने दिमाग से सोचना है कि क्या एक्टिविटी करें जिससे आप मानसिक तनाव से मुक्त हो सके। डांस कर सकते हैं, कोई भी गाना बजा लीजिए, घर में एक कमरा ले लीजिए, उसमें डांस करिए। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स आ गए हैं, आप ऑनलाइन गेम्स खेल लीजिए, स्वयं खेल लीजिए, परिवार वालों के साथ खेलिए, उनको सिखाइए। इंडोर गेम है जैसे कैरम है, लूडो है, चेस है, शतरंज है, इनको खेलिए। कुछ समय अपने दिमाग को सभी चिंताओं से दूर करिए, यह बहुत जरूरी है, जिससे आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो और आपकी जो इम्यून सेल्स है वो अधिक कार्य करें। अपनी जीवनचर्या को हेल्दी रखना है, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना है। ये जितनी मैंने आपसे बातें करी वो सब स्वस्थ जीवन शैली का ही अंग हैं, परंतु इसके साथ ही तंबाकू का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, शराब का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, या कोई भी ऐसी ड्रग जो तामसिक होती हो उसका प्रयोग नहीं करना है। कभी कभी हमारे युवा पीढ़ी तनाव को मुक्त करने के लिए इन सब की आदी हो जाती है। इनसे तनाव मुक्त नहीं होता, बल्कि और लंबे समय पर जाने पर तनाव बढ़ जाता है, आपके शरीर का ह्रास होता है, आपकी इम्यून पावर घट जाती है। तो मेरा युवा पीढ़ी से आग्रह है कि कृपा करके वे इस तंबाकू, शराब अथवा ड्रग्स के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। कुछ लोग खाली बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं, उठ के सोए, सो के खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर सो गए, फिर उसके बाद बैठ के टीवी देखा और फिर सो गए। तो अब आप सोचिए
कि जब आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपके अंदर रक्त का संचार नहीं होगा, आपके अंदर WBC नहीं बढ़ेंगी, आपके अंदर टी सेल का फंक्शन अच्छा नहीं होगा, आपके अंदर इम्यून सेल की पावर अच्छी नहीं होगी, तो आपके अंदर बीमारियां आएंगी कि नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगी। और अगर खाली बैठे हैं, कोई रिक्रिएशन नहीं कर रहे हैं, तो दिमाग में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, आपके स्ट्रेस हार्मोन बढ़ रहे हैं, तो ये जो सीडेंटरी हैबिट है, इसको त्याग दीजिए। कुछ करके अपने जीवन को क्रियाशील बनाइए और उसको उपयोगी बनाइए। ये ना हो कि एक दिन तो आपने 2 घंटे व्यायाम कर लिया और उसके बाद 3 दिन चुपचाप बैठ गए। यह आपके लिए और घातक है। जो भी कार्य करिए, समय बांटकर नियम से करिए। कसरत करनी है, अगर आप आधे घंटे समय निकालते हैं तो आधा घंटा निकालिए। आपको कोई रिक्रिएशन काम करना है, 10 मिनट निकाल सकते हैं, 10 मिनट निकालिए। समय बांट लीजिए और उस समय के अनुसार नियमित रूप से यह कार्य करिए। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि आप जो चीजें मैं अब बताने जा रहा हूं, इनका प्रयोग करेंगे तो न केवल आप कोरोना से बचेंगे, बल्कि आपके अंदर रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी और वो अन्य रोगों से भी आपको बचाएगी। फ्रिज का पानी पीना बंद करिए। ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुने पानी का सेवन करिए और ये बराबर करिए। गुनगुने पानी का सेवन करने से एक तो आपका वजन भी संतुलित रहेगा और दूसरा जो गले में आपके इन्फेक्शन है वो भी कम हो जाएगा। इसके साथ ही योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन, इसको भी समय बांटकर नियमित रूप से करिए। योगासन करने के लिए मैं जो समझता हूं सबसे अच्छी विधि है सूर्य नमस्कार। वो सूर्य नमस्कार आप सीख लीजिए। YouTube में बहुत सारे वीडियोस हैं। सूर्य नमस्कार को कीजिए। रोज आप 10 बार से शुरू करिए, करते करते 25 बार रोज सूर्य नमस्कार कीजिए। इसमें पूरे शरीर की कसरत है। प्राणायाम मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांस फुलाना और सांस को निकालना। ये कई प्रकार का होता है, जैसे भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और भी अन्य प्रकार के कपालभाति प्राणायाम। कुल मिलाकर मैं ये कहता हूं कि यदि आप एक गुब्बारे को बहुत दिनों तक न फुलाइए तो क्या होगा, ये गुब्बारे की दीवारें आपस में पिचक जाएंगी और जब दोबारा फुलाइएगा तो ये गुब्बारा फूट जाएगा। हमारा फेफड़ा एक गुब्बारे के समान है। यदि आप इसको बराबर नहीं फुलाएंगे तो इसके अंदर सीक्रीशन भर जाएंगे और निमोनिया हो जाएगा। तो हमें बराबर गहरी सांस लेनी है, थोड़ी देर रोककर फिर उसको सांस को बराबर पूरी सांस निकालनी है और इसको 10 मिनट रोज जरूर करना है। और क्या फायदा होता है प्राणायाम से? जब आप सांस लेते हैं तो आपके फेफड़े में ऑक्सीजन जाती है, प्राण वायु जाती है और फेफड़े से वो रक्त में जाती है। रक्त के द्वारा आपके शरीर के हर हिस्से में पहुंच जाती है, ब्रेन में, हार्ट में, किडनी में, मसल्स में, और इन सब के अंदर जो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल हैं उनको नष्ट करती है, आपको रोग मुक्त करती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपकी टी सेल्स यानी कि इम्यून सेल्स ज्यादा अच्छा काम करती हैं और आपका शरीर रोग मुक्त होता है। ध्यान करने से, मेडिटेशन से आपके स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल कम होता है और इम्यून सेल्स आपकी ज्यादा अच्छा काम करती हैं। फिर आयुष मंत्रालय ने यह भी कहा कि आप हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन का प्रयोग करें। हम लोग करते आए हैं, शायद इसीलिए हमारे वहां मृत्यु दर अन्य देशों के मुकाबले कम है। कौन नहीं जानता कि अगर हल्दी अच्छी है और शुद्ध है तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते। करक्यूमिन नाम का एक पदार्थ होता है जो एंटीसेप्टिक का काम करता है।
जीरा है, धनिया है, गार्लिक है, इस सब को हमको प्रचुर मात्रा में सेवन करना चाहिए और इस पे विश्वास करना चाहिए कि हमारी भारतीय पद्धति ऐसी रही है कि जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। काढ़ा आजकल बहुत प्रचलन में आ गया है। पहले भी हम जानते थे मगर इसको उतना अच्छा नहीं पहचानते थे। तुलसी, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी और मुनक्का डालकर काढ़ा रोज बनाना है और इस काढ़े का सेवन करना है। काढ़े के बारे में हम आपको कैसे आप बनाएं और कैसे सेवन करें हम आगे चर्चा करेंगे। अगर मान लीजिए आप ये काढ़ा सुबह शाम नहीं बना पा रहे हैं तो कम से कम चाय में अदरक, तुलसी, दालचीनी और काली मिर्च डाल लीजिए। सुबह शाम 2 बार चाय पीते हैं, उसमें डालिए, डालने के बाद खौलाइए, खौलाने के बाद पत्ती और दूध डाल के चाय बना के पीजिए। आपको चाय भी मिल जाएगी, आपकी रोग से लड़ने की क्षमता भी अधिक हो जाएगी। हल्दी में दूध हम लोगों को बचपने में खूब पिलाया गया। जब भी चोट लगती है हल्दी में, दूध में हल्दी मिला देते हैं। तो हल्दी में एंटीसेप्टिक होता है जो हमारे अंदर जितने भी रोग पैदा करने वाले तत्व हैं उनको ये दूर करता है। च्यवनप्राश, च्यवनप्राश में आंवला होता है। 1 चम्मच च्यवनप्राश रोज खाना चाहिए। जिनको डायबिटीज है उनके लिए शुगर फ्री च्यवनप्राश आता है, वो च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। च्यवनप्राश का सेवन करने के लिए जरूरी नहीं है कि जाड़े में ही करें, 12 महीने कर सकते हैं। जो च्यवनप्राश अफोर्ड नहीं कर सकते वो आंवले की चटनी, अचार, मुरब्बा बना लें और वो उसका सेवन करें तो उसको भी उतना ही लाभ मिलेगा। गले में खराश है तो लौंग का प्रयोग करिए, उससे गले की खराश मिट जाएगी। जो आपके गले में जीवाणु हैं वो हट जाएंगे। और यह भी देखा गया है कि लौंग से वायरस भी मरते हैं और लौंग हमारे गले में एनेस्थेटिक यानी कि जो गले में खराश होती है उसकी गले की सेंसिटिविटी को कम कर देता है। इस प्रकार की स्वस्थ जीवन शैली से हमारी जो इम्यून पावर है वो बढ़ती जाएगी और हम अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि आयुष मंत्रालय द्वारा बताए गए काढ़े को आप कैसे बनाएं। ये बहुत आसान है। 5 से 6 तुलसी की पत्ती आप ले लीजिए। ये 1 कप के लिए बता रहा हूं मैं। और 1 इंच सूखी अदरक को कूट लेना है या आप इसको कद्दूकस में घिस लीजिए। 6 से 8 काली मिर्च, जो खड़ी काली मिर्च होती है वो ले लीजिए। 2 इंच दालचीनी ले लीजिए। दालचीनी की छाल आती है, 2 इंच के आसपास वो दालचीनी ले लीजिए। और 5 से 6 मुनक्का, जो आपको ब्लैक रेजिन के नाम से जाना जाता है, काले अंगूर का, वो मुनक्का ले लीजिए। 1 तेज पत्ता ले लीजिए। ये तेज पत्ता भी आपके इसमें काढ़ा बनाने में काम में आता है। 1 टीस्पून नींबू का रस ले लीजिए और 1 कप काढ़े के लिए 1.5 कप पानी ले लीजिए। 1.5 कप पानी को उबलने के लिए रख दीजिए और उसमें ये सारी चीजों को क्रश करके, मिक्स करके डाल दीजिए। इनको उबलने दीजिए। 1.5 कप पानी जब 1 कप रह जाए, जो लगभग 5 मिनट में ऐसा हो जाता है, तब उसको छानिए और उसको फ्रेश पीजिए। काढ़ा बनाकर रखने में और उसको पीने में उसका असर कम होता है। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप काढ़ा फ्रेश बनाइए। न सुबह शाम बना पाइए तो कम से कम रोज बनाइए,
जिसको सुबह भी पीजिए और शाम को भी पीजिए। यहां पर आपको इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी समझना है। जो तुलसी की पत्ती होती है वो इम्यून बूस्टर होती है, यानी कि आपके अंदर रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। अदरक एंटीवायरल होती है, वायरस को मारती है, ये सिद्ध हो चुका है, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है। काली मिर्च जितने भी अंदर जीवाणु विषाणु हैं उनको मारती है। दालचीनी बहुत जरूरी एंटीऑक्सीडेंट है और मैंने चर्चा की थी कि आपको अपनी रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करना है। मुनक्के में लौह तत्व बहुत होता है, आयरन ज्यादा होता है, प्लस ये स्वाद भी आपका जो कड़वा स्वाद होता है उसको कड़वे स्वाद को मीठा कर देता है। तेज पत्ते को पहचानिए। तेज पत्ता जो हम प्रयोग करते आए हैं हमको बराबर प्रयोग करना है। इसमें एंटीवायरल लक्षण भी होते हैं, ये स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है और ये फ्री रेडिकल को भी समाप्त करता है। तेज पत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप इन सब का प्रयोग करके सुबह शाम प्रयोग करेंगे तो न केवल इस कोरोना काल में आप बचे रहेंगे, बल्कि आने वाले समय में जब तक भी आप जीवित हैं आप रोग मुक्त होकर जिएंगे और अधिक ज्यादा जीवन जिएंगे। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, विशेषकर आज के काल में, कि कोरोना एक बहुत ही हाईली इन्फेक्शियस, बहुत ही कंटेजियस बीमारी है। एक से दूसरे को बहुत जल्दी फैलता है। आप दूरी बनाकर रखिए, मास्क पहन के रखिए, हाथों की स्वच्छता पर ध्यान दीजिए, बार बार नाक और मुंह मत छूइए, और इसके साथ ही आप इम्यून बूस्टिंग यानी कि अपनी जो रोग से लड़ने की क्षमता है उसको बढ़ा कर रखिए। यही एकमात्र आपका उद्देश्य होना चाहिए और यही एकमात्र आशा है अपने आप को बचाकर रखने की। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी अपनी इम्यून पावर बढ़ाइए और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। यह जो मैंने बातें बताई यह न केवल आज के लिए बल्कि हमेशा के लिए प्रासंगिक हैं। हमेशा याद रखिए, हमारे चैनल को देखिए, पसंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शनिवार को आपके साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे एक किसी नए विषय को लेकर। नमस्कार।